नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो मई 2024 में जो निर्वाचन का जो रिज़ल्ट आएगा या जून में जो आएगा, जो अभी 19 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। देश में लोग अपने अपने तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। जो बीजेपी के जो विश्लेषक हैं या उनके जो समर्थक हैं, वो बीजेपी को 400 सीट जिताने की बात कह रहे हैं। उसमें बीजेपी को 370 सीट दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 370 जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो इस बार जो है, अगर 150 से 220 सीट जीत जाए तो बहुत है। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर डीजल पेट्रोल 100 पार तो बीजेपी भी 100 पार। तो सबसे पहले मैं आपको राजस्थान की ओर से चल रहा हूँ, जहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बीजेपी को उम्मीद है कि 100% सीट आएगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में 50-50 के चांस है। मान लिया जाए कि 25 सीटें हैं तो 10 से 15 कांग्रेस भी जीत सकती है और 10 से 15 बीजेपी भी जीत सकती है। लेकिन कम से कम कांग्रेस 5 से 10 सीट तक तो जाएगी ही जाएगी, इसमें किसी को नो डाउट होना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलने की संभावना है, लेकिन 10 से 15 सीटों पर कांटे की टक्कर होगी। उसमें कांटे के टक्कर में हो सकता है कि 10 से 15 सीट भी कांग्रेस भी जीत सकती है या इनके अलायंस भी जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बीजेपी को बढ़त मिलेगी। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बढ़त मिलने की संभावना है, लेकिन अगर कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो लीडर हैं अगर मेहनत करें तो वहाँ पे भी अच्छी खासी इनको बढ़त मिलेगी। दिल्ली में मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार बीजेपी को भी सीट मिलेगी एक भी, चूँकि 7 लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी है। तो यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अलायंस है, तो वोट का बिखराव नहीं हो। एक बात इसमें और है कि बीजेपी ने अपने जो भी पूर्व के सांसद से लगभग 6 का टिकट काट चुका है, वो भी अंतर विरोध करेंगे, जिसके कारण यहाँ पे उनकी हारने की संभावना है। तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी चौथे पोजीशन या 5वें पोजीशन पे जा सकती है, क्योंकि इनका सिरों अकाली दल से गठबंधन नहीं है, तो त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। लेकिन वहाँ पे भी नंबर 1 नंबर 2 मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी बनेगी। उड़ीसा में भी अगर नवीन पटनायक से इनका गठबंधन हो जाता बीजेपी की, तो 100% सीट जीतने की संभावना थी, लेकिन अब मुश्किल लग रहा। और नवीन पटनायक जी ने अगर बीजेपी से गठबंधन नहीं किया तो अच्छा किया। उसका कारण है कि लॉस नवीन पटनायक जी को ही होता, चूँकि वहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट भी है उनका है और उनके हिसाब से शासन चल रही है, प्रशासन उनके हिसाब से चल रही है। अगर बीजेपी से अलायंस करते तो इनको बहुत बड़े पैमाने पर लॉस होता और हो सकता कि विधानसभा के भी इलेक्शन में उनकी हार होती, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है वहीं के रहने वाली हैं। उनका फ़ायदा स्पष्ट रूप से बीजेपी को दिख रहा है, जो ट्राइबल का जो वोट है। तो वहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, कांग्रेस, बीजेपी और बीजू जनता दल। झारखंड में अभी जो हेमंत सोरेन को ईडी ने जो अरेस्ट किया है, अब किस आधार पर किया है नहीं किया है, आज के परिप्रेक्ष्य में यही कहा जा रहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। तो हो सकता है कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर के इमोशनल वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़े पैमाने पर मिलने की संभावना है, तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन को लेकर के उनकी पार्टी और उनके अलायंस में जो भी शामिल है, चाहे कांग्रेस या आरजेडी, तो बड़े पैमाने पर वोट मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बिहार में भी बीजेपी और जनता दल यू को लॉस होने की संभावना है। अगर बीजेपी बिहार में
40 सीट पर लड़ती तो इनको ज़्यादा सीट आने की संभावना थी, लेकिन जनता दल यू के अलायंस के कारण इनको बहुत बड़े पैमाने पर लॉस होगा। कारण कि ये 17 सीट पर लड़ रहे हैं, जिसमें इन्होंने 11 या 12 सीट सवर्ण लोगों को दिया है, ओबीसी को या अति पिछड़े को बहुत कम सीट दिया है। इसका भी असर पड़ेगा। और वहाँ पे भी मुझे लग रहा है आरजेडी कांग्रेस अलायंस की जो पार्टियां हैं, चाहे इनके जो पार्टी इनमें जो CPI-ML या कम्युनिस्ट जो शामिल हैं, उनको भी बढ़त मिलेगी। और इस बार मुझे लग रहा है कि ये इनका अलायंस जो है कम से कम 15 से 20 सीट जीतना चाहिए आरजेडी कांग्रेस की। 50-50 होने की संभावना है। हो सकता है कि बीजेपी को ज़्यादा लॉस हो। अगर जनता दल यू को कम सीट देते तो इनकी जीतने की संभावना बन सकती थी, क्योंकि चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे अनुच्छेद 370 का मुद्दा, चाहे जो भी हिंदुत्व का मुद्दा हो, सब बीजेपी के एजेंडा में है। इनका किया हुआ जनता दल यू का नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार ने हमेशा बीच बीच में पाला बदलते हुए अपना वो रोटी सेका है, उन्होंने रोटी सेका है और मुख्यमंत्री पद पर ही बना रहना उन्होंने मुनासिब समझा। तो इस कारण एक कहावत भी है कि जौ के साथे घुन भी पिसाता है। तो जनता दल यू के साथे बीजेपी भी पिसाएगी। जनता दल यू को तो लॉस होगा ही होगा। दूसरी चीज़ जो पशुपति पारस हैं, जो रामविलास पासवान जी के भाई हैं, उनको जिस तरह से अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया है, वो भी इनको नुकसान पहुंचाएंगे। चाहे जितना भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार जो चिराग पासवान जी की जो लोकतांत्रिक रामविलास पार्टी है, उनको भी जीत मिलने की संभावना है। कारण कि उनके जो भी महामंत्री थे, चाहे संगठन में जो शामिल थे, बड़े पैमाने पर डिजाइन किया है। उन लोगों का आरोप है कि चिराग पासवान ने बहुत बड़े पैमाने पर पैसा ले करके टिकट को बेचा है, संगठन की बात को नहीं माना है। क्योंकि एक कहावत है, भागता वोट का लंगोटा ही सही। मेरा कहने का मतलब है कि चिराग पासवान जी ने सोचा कि जीते चाहे नहीं जीते कैंडिडेट, जितना पैसा कमाना है टिकट बांटने के नाम पर कमा लो। साथ पशुपति पारस रहते तो उनमें कुछ ऑनेस्टी रहता, वो संगठन में शामिल लोगों को बात को समझते, उनके अनुसार टिकट बांटते। और जो पहले के समय के जो आदमी थे, अब आज के जो नवयुवक है, बहुत अंतर है। पहले के समय के आदमी में जो एथिक्स होता था, नैतिकता होता था, समाज की बातों को सुनते हैं, उनके अनुसार निर्णय लेते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा नहीं किया। तो हो सकता है कि जो 5 सीट उनको दिया है, अगर बीजेपी के पाले में रहती तो इनके कैंडिडेट को जीतने की संभावना ज़्यादा बनता। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक छत्र राज है ही, वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि इस बार बीजेपी को लॉस होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुल वह राज्य भी है। और जिस तरह से आज के देश में माहौल बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम लेकर के, सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर के, और वहाँ पे जो ईडी CBI का जो छापा को लेकर के, चाहे जो भी क्या सच्चाई है नहीं है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें प्रभावित करेंगी। और अगर बीजेपी को अगर पिछले लोकसभा में 18 सीट आया था, अगर उतना ही बरकरार रह जाए तो बहुत है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि बरकरार रहेगा, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट का भी गठबंधन है। तो इन लोग की पार्टियां भी अच्छी खासी सीट जीतेंगी। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को ही डैमेज करेगा। नॉर्थ ईस्ट का जो सवाल है, जहाँ पे छोटे छोटे स्टेट हैं, वहाँ पे बीजेपी को लॉस होगी। उसका कारण है कि जो मणिपुर के जो घटना, जो वहाँ पे जो रिजर्वेशन के लेकर के, नागा मतई को लेकर के जो रिजर्वेशन की बात चल रही थी, और जो बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हुआ, जो आज तक बंद नहीं हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लॉस करेगा। और इसके बाद आपको चाहे आप महाराष्ट्र में आ जाए, महाराष्ट्र में जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे के जो कार्यकर्ता और जनता है उनके साथ हैं, भले उनका पहले का जो विधायक भी उनके साथ न हो, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता जनता इनके साथ हैं तो इनको बढ़त मिलेगी।
चूँकि इन लोगों में सीट बंटवारों को लेकर के सोल्यूशन हो गया है, और जो इनके जो एकनाथ शिंदे हैं या अजीत पवार हैं का जो अलायंस बीजेपी के साथ है, उनको बड़े पैमाने पर लॉस होगी। वो तो समय बताएगा, हर आदमी अपना अपना प्रेडिक्शन कर रहा है। लेकिन इन लोग जो 400 पार की नारा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो कुछ लोग का ये भी कहना है, अब क्या नारा में सच्चाई है कि नहीं है, कि आधा रोटी तावा में बीजेपी हवा में। मेरा कहने का मतलब कि जो बोल रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हवा बना रही है, या इनके जो नेता हवा बना रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार कैसे करें? हर जगह आपकी सीट कम रही है। उसमें आपने नेशनल सिक्योरिटी पर इलेक्शन लड़ा, जिसका फ़ायदा हुआ, जो बालाकोट में क्या हुआ नहीं हुआ, उसके आधार पर देश की जनता ने आपको वोट दिया। लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए मारामारी है। हर समय लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया, लोग रोड पर आ गए हैं, तो वहाँ पे भी लॉस होने की संभावना है। गुजरात में इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी में अलायंस है, तो वहाँ पे भी कांटे की टक्कर है कुछ सीटों पर। तो हो सकता है तो कि कुछ सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन जीते, चूँकि अहमद पटेल के डेथ के बाद कांग्रेस तो कमज़ोर हुई है गुजरात में। उसकी भरपाई कौन करेगा नहीं करेगा तो बात की बात है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर अलायंस में है तो बीजेपी को टक्कर देगी। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख और लेह में जो कांग्रेस के अलायंस का जो कैंडिडेट रहेंगे, उनकी बढ़त मिलने की संभावना है। जम्मू में आपको बीजेपी मजबूत होगा, जम्मू का जो इलाका है। कश्मीर में जो चाहे पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट की जीतने की संभावना है, क्योंकि कश्मीर, लद्दाख, लेह सब मुस्लिम बहुल इलाका है, और जम्मू हिंदू बहुल इलाका में, चूँकि उसका भूगोल ही कुछ अजब तरह से है, ये चलते वहाँ पे भी लॉस होने की संभावना है। तो और जहाँ भी भारत में, साउथ में तो बीजेपी का खैर खता ही नहीं खुलने की संभावना है। कर्नाटक में अगर 1-2 सीट आ जाए तो अलग चीज़ है। हिमाचल में कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि प्रतिभा सिंह अगर हटी हैं तो कुछ ना कुछ तो कांग्रेस के नुकसान करेंगे ही करेंगी। उनका समर्थक विधायक को भी वहाँ के अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो वहाँ पे भी मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि छोटा स्टेट है और लोकसभा कंस्टिट्यूंसी भी हिमाचल में कम है, तो वहाँ पे कांटे की टक्कर होगी। उत्तराखंड में भी अगर कांग्रेस के जो भी लीडर हैं या कार्यकर्ता हैं अगर मेहनत करें, अगर जनता को अपने फेवर में करें, तो वहाँ पे भी कांटे की टक्कर हो सकती है। राजस्थान में बता ही दिया हूँ, क्योंकि सचिन पायलट जी और गहलोत जी की बातों को कांग्रेस के आला कमान ने माना है, तो वहाँ उसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि वहाँ जितनी भी सीटें उसमें आधा कांग्रेस और आधा बीजेपी जीते, क्योंकि सचिन पायलट जी के भी 5 से 7 समर्थक को टिकट दिया गया है, गहलोत जी को भी दिया गया, और जो इस तरह के जो लीडर हैं उनको दिया गया है, तो वहाँ पे कांग्रेस मजबूत होगी। इस चलते ओवरऑल अगर देश में देखा जाए कहीं पे भी, अब मैं उत्तर प्रदेश में आ जाता हूँ, जो यहाँ से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तय होता है, तो जो अभी जो मुख्तार अंसारी की जो डेथ हुई है, जेल में संध्या सतवर डेथ हुई है, लोग को ये भी कहना है कि धीरे धीरे जहर दे करके मार दिया गया। हो सकता है जोगी काल में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अतीक अहमद का जो हत्या हुई, उनके भाई की हत्या हुई, इस तरह जो भी उनके बेटा का भी हुई, उनके समर्थक को भी नई जेल में हुआ, तो ये सब बीजेपी को बड़े पैमाने पर लॉस करेगी, क्योंकि 3 तलाक कानून के नाम पर इन्होंने मुस्लिम महिलाओं से बहुत बड़े पैमाने पर वोट लिया। इस बार इनको नहीं मिलेगा वोट। दूसरी चीज़, बसपा भी अकेले लड़ रही है, तो जो उनकी जाति के वोट है या कुछ दलित वोट है, वो बीजेपी को इस बार नहीं मिलेगा, सीधे बहन मायावती जी को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही लॉस होने की संभावना है। और इस बार जो मुस्लिम जो हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के, और जो इनसे जो रिलेटेड और जो जातियां हैं ईबीसी सब में, वो जिनका बीजेपी के समर्थकों ने शोषण किया है, चाहे वो हाथरस की लड़की हो, चाहे उन्नाव की लड़की हो, वो एक मुश्त होकर के मुझे लग रहा है सपा कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि मुस्लिम मतदाता
बस यही देखते हैं कि अगर उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, नहीं जीत रहा है, तो कौन उनका जीतने वाला कैंडिडेट है उनको देंगे, बीजेपी को तो देंगे नहीं। इस तरह से दूसरी चीज़ की उधर जो ब्रजभूषण शरण सिंह का जो टिकट काटा गया है, आपका वरुण गांधी का टिकट काटा गया, चूँकि वरुण गांधी जी किसान के फेवर में बोलते थे, उसी कारण उनका टिकट काटा गया है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे, उनमें नो डाउट। और ब्रजभूषण शरण सिंह का जो गोंडा बहराइच का इलाका में कम से कम 8 से 10 कंस्टिट्यूंसी पर पकड़ है, अब हर जाति पर पकड़ है, वो 10 सीट बीजेपी को डैमेज करेंगे। तो इस तरह से मिला जुला के देखा जाए तो बीजेपी को बड़े पैमाने पर लॉस होने की संभावना है, चूँकि इन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं। अब कि कौन इनके सलाहकार थे कि सब अपने पूर्व के कैंडिडेट को टिकट काटा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और कहीं पे भी हो। कर्नाटक में इनको कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि फिर ये येदियुरप्पा जी को लाए हैं, उनके बेटे को लाए हैं। अब कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा वो समय बताएगा, लेकिन हर जगह इनका सीट कमेगा ही, हर स्टेट में। तो कहाँ से ये 400 पार करेंगे? 200 भी पार करना मुश्किल लग रहा है, जो भी माहौल चल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ा जो भगवान है वो देश की जनता है। राम से भी बड़ा जनता है। लोकतंत्र का भगवान जनता होती है, राम वोट नहीं देते हैं। राम नाम की लूट पर जितना लूट सके तो लूट लो, ये चीज़ नहीं होता है, जनता होता है। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। मेरा कहने का मतलब कि जो इलेक्शन आ रहा है, जो 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, वो हरि के रूप में जनता है, बड़े पैमाने पर हुंकार कर दी है और अपने रूप को विस्तार कर देंगे। किसको कितना सीट आएगा, कौन कितने बड़े पैमाने पर जीतेंगे, वो 4 जून के काउंटिंग में पता चलेगा। तो इस तरह से देखा जाए वो 4 जून को पता चलेगा कि किसको कितना सीट मिल रही है, किसकी सरकार बन रही है। बस यही मुझे कहना है। थैंक यू।